देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। अच्छा अच्छा, देखो हम लोग का मार्जिनल कॉस्ट तो कंप्लीट हो गया है। एक लिमिटिंग फैक्टर वाला पॉइंट बाकी रह गया, वो हम बता देते हैं। कुछ एमसीक्यूज था वो बता देते हैं, और उसके बाद जो ब्रेक इवन चार्ट था वो बता देते हैं। ठीक है, हम लोग का जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर बाकी है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग वो की फैक्टर्स वाला पढ़ लेते हैं। ये वाला पॉइंट हम लोग का रह गया, लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर, और इस पे एक क्वेश्चन मैंने लिया है, वो हम पीडीएफ में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखो, ये वाला है लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर, ये लिख लो, और इस पे क्वेश्चन भी करवा देंगे। लिमिटिंग फैक्टर और की फैक्टर। लिखो, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन has to deal with one or more of the following constants. पॉइंट ए में लिखो स्पेस, मनी, रॉ मेटेरियल, लेबर, लोकेशन, गुड आफ्टरनून मैम। मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट। पहले लिखवा देते फिर ही समझाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट टू, टेकिंग इनटू consideration the limiting factors, the limiting factors factors or factors. The business organization has to develop the mechanism in which the available facility are utilized
in optimum manner so as to obtain the maximum amount of profit. The maximum amount of profit. फिर लिखो third point. Following are various limiting. Following are various limiting factor factors and decision making rules. अब दोनों साइड कॉलम बनाना है हम लोग को, ठीक है। एक साइड में लिखो लिमिटिंग फैक्टर, एक साइड में डिसीजन मेकिंग रूल्स। लिमिटिंग फैक्टर, डिसीजन मेकिंग रूल्स। लिमिटिंग फैक्टर्स, डिसीजन मेकिंग रूल्स। लेबर आवर, लेबर आवर, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, मशीन आवर, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, रॉ मेटेरियल क्वांटिटी, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मेटेरियल, रॉ मेटेरियल कॉस्ट, ब्रैकेट में रुपीस, कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ, कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ डायरेक्ट रॉ मेटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ लेबर कॉस्ट, सेल्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होल्ड, सेल्स वैल्यू ब्रैकेट में रुपीस, कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल्स और पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो। हाँ, वैल्यू और रुपीस।
गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग मैम। देखो अब समझाते हैं। देखो जैसे हम लोग के लाइफ में कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है ना, जैसे किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, किसी का कुछ इश्यूज, किसी का कुछ इश्यूज होता है। सभी के लाइफ में कुछ भी स्मूथ नहीं होता है। किसी के पास पैसा है तो किसी के पास और प्रॉब्लम भी हो सकता है। वैसे ही बिजनेस में भी बोल रहा है, देखो लिमिटिंग फैक्टर बिजनेस वालों का भी होता है। ठीक है, जैसे किसी के पास स्पेस का प्रॉब्लम है, किसी के पास पैसे का प्रॉब्लम है, किसी के पास वो ऐसा प्रोडक्ट बनाता है कि मार्केट में रॉ मटेरियल मिलता नहीं है या फिर बहुत महंगा आता है, मनी इश्यूज है। ठीक है, लेबर, ठीक है, क्योंकि हर एक काम हर एक इंसान नहीं कर सकता है। अपने अपने फील्ड में सभी एक्सपर्ट होते हैं। तो हम लोग जैसा जो जो भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं उस कैटेगरी का भी तो हमें लेबर चाहिए, जिसको वो काम में वो स्किल्ड होना चाहिए। ठीक है, लोकेशन, ठीक है, हमें अच्छा लोकेशन भी चाहिए बिजनेस करने के लिए। मशीन मशीन भी हमें क्या चाहिए, मशीन भी हमें अवेलेबल होना चाहिए जैसा प्रोडक्शन हम लोग चाहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का अवेलेबिलिटी, पानी, हर जगह पे पानी, वाटर, हर जगह पे तो पानी नहीं होता है। फैक्ट्री जब भी कोई लगाता है तो उसके लिए ये एक मेन पॉइंट होता है कि पानी का अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, और जहां पर अवेलेबिलिटी कम होता है, मान लो कहीं स्पेस बहुत सस्ते में मिल रहा है, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या है, वहां पर हो सकता है लोकेशन अच्छा नहीं है इसीलिए कम में मिल रहा है, पानी वानी नहीं मिलता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा हुआ है, मतलब बैकवर्ड एरिया है, ऐसा भी हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा नहीं है, जो कि देखो ट्रेन में सबसे सस्ता होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग रोड यूज करते हैं वो सब क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो बिजनेस में भी ना अलग अलग तरीके का कॉन्स्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज स्मूथ से हो सकता है। कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका हर एक चीज स्मूथ से चलेगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है, अब कांस्टेंट लेके सोच के तो कोई फायदा नहीं है। सभी के लाइफ में अपना अपना कांस्टेंट है, बिजनेस का भी है। तो कैसे इसको ओवरकम करके हम लोग काम कर सकते हैं वो हमें सोचना पड़ेगा। मतलब मेरे पास पैसा नहीं है बोल के हम पढ़ नहीं पाएंगे, या मेरे पास मतलब कुछ और फैसिलिटीज नहीं है बोल के हम पढ़ नहीं पाएंगे, या फिर मेरे पास अच्छा स्कूल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर देखोगे तो कितने फेमस फेमस लोग हैं जिनका, जो कि गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके पास कुछ फैसिलिटीज नहीं था फिर भी उन्होंने कितना कुछ किया। ठीक है, तो वैसे ही देखो यहाँ पर बोल रहा है एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डील विद मोर और वन ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट। हो सकता है किसी के पास एक से ज्यादा कांस्टेंट है, किसी का एक आधा कांस्टेंट है। ठीक है, taking into consideration the limiting factors or factor, the business organization has to develop the mechanism in which the available facility are utilized in optimum manner। वही तुम लोग इकोनॉमिक्स में जो पढ़ते हो कि कुछ भी हो जाए, एक कांस्टेंट हो या एक से ज्यादा हो, हमें वही सारी चीजों को लेके ऐसा कुछ मैकेनिज्म बना लेना चाहिए ताकि हम लोग, हमारे पास जो अच्छा चीज है उसको हम लोग कैसे उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाए, सो एज टू ऑब्टेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब बिजनेस का क्या होता है, टारगेट की कैसे भी करके हमें, मेरे पास जो भी है उसको कैसे यूटिलाइज करके हम प्रॉफिट कमा पाए। ठीक है, अब जो लिमिटिंग फैक्टर्स है उसको देख के हमें क्या डिसीजन लेना पड़ेगा, मतलब मैकेनिज्म कैसे बनाए। ठीक है, वो हमें बताया गया। अगर किसी का लेबर आवर जो है वो अगर कांस्टेंट फैक्टर है, ठीक है, कि लेबर ज्यादा टाइम काम नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा, या नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या होगा, कैसे देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर कितना है। ठीक है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ेगा। अच्छा, अब कैसे डिसीजन लेना है उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो हम बताएंगे कैसे करके सॉल्व होगा। ठीक है, किसी का अगर मशीन आवर जो है वो कांस्टेंट फैक्टर है तो उसे कंट्रीब्यूशन कैसे निकालना पड़ेगा, पर मशीन आवर। क्योंकि हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो हमें हमेशा चेकिंग किस बेसिस पे करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन बेसिस पे। ठीक है, अगर लेबर आवर कांस्टेंट है तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। ठीक है, इसको रटने का जरूरत नहीं, ये ऐसे ही याद होगा। मशीन आवर कांस्टेंट है तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। अगर रॉ मटेरियल क्वांटिटी में कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल निकालना चाहिए। अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट मेरे लिए मतलब कांस्टेंट है, मतलब महंगा आता है, ठीक है, एक तो है कि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है ऐसा मटेरियल जो कि क्वांटिटी बताता है, एक ऐसा होता है कि मिल तो रहा है लेकिन काफी महंगा है, तो फिर क्या देखना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर रुपया डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट या रॉ मटेरियल लिख सकते हो, डायरेक्ट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। लेबर कॉस्ट, अगर लेबर को पेमेंट करना हमारे लिए कांस्टेंट है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर रुपया ऑफ लेबर कॉस्ट। ठीक है, और अगर हमारा क्वांटिटी में सेल कर पाना कांस्टेंट हो जा रहा है तो फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सोल्ड। और अगर हमारा सेल वैल्यू हमारे लिए कांस्टेंट है तो फिर क्या देखना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर रुपया ऑफ सेल्स या फिर पीवी रेशियो से हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये याद करने का जरूरत नहीं है, लेबर है तो लेबर आवर, लेबर आवर है तो लेबर आवर, मशीन आवर है तो मशीन आवर, बस सभी में आगे क्या जुड़ जाना चाहिए, कंट्रीब्यूशन। हमें कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे चेक करना पड़ेगा। अब कैसे चेक होता है उसके लिए हम तुम लोग को एक क्वेश्चन दिखाते ताकि तुम लोग को समझ में आए कि कैसे करके होगा। देखो क्या बोला है, मूल लिमिटेड प्रोड्यूसेस
product X, Y, and Z has decided to analyze its production mix in respect of the three product. तो मूल लिमिटेड बोल के कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो 3 प्रोडक्ट बनाती है X, Y, Z, और इनका देखो डिटेल्स दे रखा है। रॉ मटेरियल पर यूनिट, मतलब एक यूनिट X बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगता है 160, एक यूनिट Y बनाने में कितना लगता है 120, एक यूनिट Z बनाने में कितना लगता है 80। वेरिएबल ओवरहेड क्या क्या बोला है 8, 20 और 12, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्ट लेबर क्या क्या बोला है देखो, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, रेट पर आवर, मतलब 2 डिपार्टमेंट में काम होता है, ठीक है। मतलब ये प्रोडक्ट बनाने के लिए ये 2 डिपार्टमेंट बना हुआ है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। ये एक्स प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ए में भी प्रोड्यूस, मतलब उसमें भी प्रोसेसिंग होता है, इसमें भी प्रोसेसिंग होता है, वाई इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, जेड इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। अब देखो क्या बोल रहा है, डिपार्टमेंट ए का रेट पर आवर कितना है। अगर 1 घंटा डिपार्टमेंट ए में प्रोसेसिंग चलता है तो कितने रुपए का खर्चा होता है 4 रुपीज। 1 घंटा अगर डिपार्टमेंट बी में होता है कितने का खर्चा होता है 8 रुपीज। आवर्स पर यूनिट दे दिया, एक यूनिट अगर प्रोसेसिंग चलता है तो कितना टाइम लगता है एक्स प्रोडक्ट को 6 घंटा। कौन से डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ए में। और डिपार्टमेंट बी में एक्स प्रोडक्ट को बनने में कितना टाइम लगता है 6 घंटा। आवर्स पर यूनिट भी बता दिया, ये देखो यहाँ पर 10 और 15, ठीक है। फिर से आवर्स पर यूनिट बताया है वाई प्रोडक्ट का, ठीक है, और जेड प्रोडक्ट का। जैसे एक्स का बताया है वैसे ही वाई का, वैसे ही जेड का। मतलब बेसिकली एक्स वाई जेड तीनों प्रोडक्ट एक एक यूनिट बनने में ए और बी डिपार्टमेंट में कितना कितना टाइम रहता है वो हमें बताया है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या बोले। मतलब बेसिकली अभी तक तो प्रोसेसिंग ही बता रहा है कि एक्स प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के लिए डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी दोनों चाहिए और कितना कितना टाइम लगेगा। फ्रॉम द करेंट बजट फर्दर डिटेल्स आर एज फॉलोज। बोल रहा है एनुअल प्रोडक्शन एट प्रेजेंट इन यूनिट। अभी करेंटली जो प्रोडक्शन होता है 10,000, 12,000 और 20,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट बता दिया है, ठीक है, एस्टिमेटेड। सेल्स डिपार्टमेंट एस्टिमेट ऑफ पॉसिबल सेल्स इन द कमिंग ईयर। बोल रहा है कि फोर्थ कमिंग, मतलब जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है कि 10,000 अभी बिकता है, फ्यूचर में कितना बिकेगा एक्स 12,000। पहले बिकता था 12,000 बिक रहा है अभी, मतलब फ्यूचर फोरकास्ट ऐसा है कि मे बी 16,000 बिके और यहाँ पर 24,000। मतलब इन्होंने अपना जो सेल्स का एक जो है करंट सिचुएशन दिया है और एक जो है हम लोग का पॉसिबली क्या हो सकता है फ्यूचर में वो दिया है। सारे सेल का इंक्रीमेंट दिया है 10,000, 12,000, 12,000, 16,000, 20,000, 24,000, ठीक है। देयर इज ए कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट किस बात का बोल रहा है, ऑन सप्लाई ऑफ लेबर इन डिपार्टमेंट ए एंड इट्स मैन पावर कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड इट्स प्रेजेंट लेवल। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, लेबर, ठीक है। लेबर बोल रहा है कि डिपार्टमेंट ए में जो लेबर काम करते, बी का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, डिपार्टमेंट ए में जो लेबर काम करते हैं उनके लिए कांस्टेंट क्या है कि वो जितना टाइम अभी काम करे उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो फिर अगर फ्यूचर में ज्यादा ज्यादा सेल करने का जरूरत होगा तो लेबर को भी तो ज्यादा टाइम काम करना पड़ेगा, लेकिन बोल रहे हैं लेबर इससे ज्यादा काम नहीं करेगा। अब ये हो गया कांस्टेंट। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम रहते हुए भी हम लोग कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर पाए। यहाँ पर बोल रहा है आइडेंटिफाई द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स ऑफ मूल लिमिटेड। तो एक्स वाई जेड क्या तीनों बनाए, 2 बनाए, 1 बनाए, कैसे करना चाहिए। फिर कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स। पहले तो बताओ कि बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स कितना है, कौन सा कितना कितना बनाना चाहिए। उसके बाद वहां से ये बताओ कि कंट्रीब्यूशन टोटल कितना होगा। तो क्योंकि हम लोग का लेबर कांस्टेंट है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। क्योंकि यहाँ पर तो लेबर का टाइमिंग से बोला है, डिपार्टमेंट ए में लेबर जो है मैन पावर कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड इट्स प्रेजेंट लेवल, यानी हम लोग को कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकालना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। तो हर एक प्रोडक्ट का क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन। फिर उस कंट्रीब्यूशन को किस बेसिस पे निकालेंगे, लेबर आवर बेसिस पे। तो हर एक प्रोडक्ट का पहले निकालना पड़ेगा हमें कंट्रीब्यूशन। इस तरीके के क्वेश्चन में हमें हर एक प्रोडक्ट का पहले कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे होगा। यहाँ पर तो पहले कंट्रीब्यूशन निकालो। यहाँ पर पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड 3 प्रोडक्ट है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल्स, सेलिंग प्राइस या सेल पर यूनिट भी लिख सकते हैं। अच्छा, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है ये देखो 312, 400 और 240, ठीक है।
ये देखो दिख रहा होगा 312, 400 और 240। 312, 400 और 240 सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ब्रैकेट में मैंने रुपीस लिख दिया, लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग को मिलेगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है? वेरिएबल कॉस्ट देखो, वेरिएबल कॉस्ट में एक तो मेटेरियल है और वेरिएबल ओवरहेड है। ठीक है, पहले ये दोनों लिख लेते हैं। मेटेरियल है, यहाँ पर लिखो मेटेरियल, डायरेक्ट मेटेरियल। मेटेरियल है हम लोग का कितना? 160, 120, 80, 160, 120, 80। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट मेटेरियल के बाद है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कितना कितना है? 8, 20 और 12, 8, 20 और 12, 8, 20 और 12। अच्छा, ये सब तो रुपीस में हो ही रहा है, और एक वेरिएबल कॉस्ट हमें लेना पड़ेगा। क्या होगा? ये तो एक यहाँ पर बोला है कि डिपार्टमेंट ए में जब एक यूनिट एक्स बनता है तो कितना खर्चा होता है, एक यूनिट वाई बनता है तो कितना होता है, एक यूनिट जेड बनता है तो कितना खर्चा होता है। तो हम लोग तो प्रोडक्ट वाइज निकाल रहे हैं, पहले हमें एक्स का दोनों डिपार्टमेंट का खर्चा निकालना पड़ेगा। तो एक यूनिट बनने में 4 घंटा लगता है, और एक यूनिट जो है बनता है उसमें, सॉरी, एक यूनिट बनने से 4 रुपीज का एक्सपेंस होता है, और एक यूनिट बनने में 6 आवर्स लगता है। तो कितना टोटल खर्चा होता होगा एक्स को डिपार्टमेंट ए में प्रोड्यूस होने, एक यूनिट एक्स को? 24। ठीक है, 24 होगा, क्योंकि देखो एक घंटा में कितना खर्चा होगा? 4 रुपया। ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है, डिपार्टमेंट ए का बात कर रहे हैं। और एक यूनिट बनने में, एक यूनिट बनने में कितना आवर्स लगता है? 6 आवर्स लगता है। ठीक है, ऐसे बोला है, आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट बनने में हाँ, तो यहाँ पर हो गया 6 आवर्स, तो एक यूनिट बनने में 6 आवर्स लगता है। 6 आवर्स ही तो है, आवर्स पर यूनिट। हाँ, एक यूनिट बनने में 6 आवर्स लगता है, और रेट पर आवर। अच्छा, और एक घंटा अगर डिपार्टमेंट ए में कोई भी प्रोडक्ट एक्स प्रोड्यूस होता है तो उसको 4 रुपए का खर्चा लगता है। तो इसका मतलब 6 घंटा में एक यूनिट बनता है, तो एक घंटे का अगर 4 रुपए खर्चा है तो 6 घंटे का 24 रुपए का खर्चा होगा। ठीक है, तो ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हाँ, डायरेक्ट लेबर लिखते हैं, डायरेक्ट लेबर यहाँ पर लिखते हैं डिपार्टमेंट ए। ठीक है, अच्छा, कैसे आएगा? 6 इंटू, ऐसे लिख देते हैं, 6 इंटू 4, ऐसे थोड़ा सा हटा के लिखते हैं, तो ये हो गया मेरा 24। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखो, एक्स का, डिपार्टमेंट बी का। यहाँ पर एक यूनिट बनने में 6 घंटा लगता है, और एक घंटे में, एक घंटे का खर्चा है 8 रुपया, तो 6 घंटे का कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट बी 8 इंटू 6, 6 इंटू 8 या 8 इंटू 6, जो भी लिखो, 48 हो गया। ठीक है, अच्छा, सेम तरीके से हमें बाकियों का भी लिखना पड़ेगा। बाकी इसमें देखते हैं, ये देखो यहाँ पर कितना है, एक यूनिट वाई बनने में लगता है 10 आवर्स। ठीक है, 10 आवर्स जो है 1 यूनिट बनने में लगता है, और एक यूनिट बनने में 1 घंटा अगर डिपार्टमेंट ए में काम होता है तो 4 रुपीज का एक्सपेंस आता है, तो 10 आवर्स के लिए आएगा 40 रुपीज। 10 इंटू 4, ये हो गया 40 रुपीज। ठीक है, 10 इंटू 4। अच्छा, बी का देखो, डिपार्टमेंट बी का, एक घंटे का 8 रुपए का खर्चा, 15 इंटू 8 हो जाएगा। 15 इंटू 8 कितना होगा? 120। अच्छा, और ये वाला देखो, बाकी ये 5 5 आवर्स लगता है एक यूनिट बनने में, और 4 रुपीज का पर आवर्स का खर्चा है, तो 4 इंटू 5 इंटू 4, 20। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा 8 इंटू 11, 88। ठीक है, अच्छा, ये सब लिख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग निकाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन निकालेंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, डायरेक्ट माइनस कर दो, 312 से 168, 24 और 48।
312 minus 160 minus 8 minus 24 minus 48 72 आ रहा है पहला वाला। और 400 120 20 400 100 आ रहा है 40। तो ये आ गया हम लोग का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, अब हम लोग को इस कंट्रीब्यूशन को किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा? देखो लेबर का कौन सा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसके नीचे लिखते हैं कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कौन से डिपार्टमेंट का लेना पड़ेगा? डिपार्टमेंट ए, क्योंकि डिपार्टमेंट ए में ही कांस्टेंट था। तो हम लोग क्यों ना इसको ऐसे लिखे कि लिखो आवर्स इन डिपार्टमेंट ए। ठीक है, ये देखो कंट्रीब्यूशन ये ब्रैकेट में दे दो पर लेबर आवर। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ए के बेसिस पे हो रहा है। अच्छा, डिपार्टमेंट ए का यहाँ पर हम लोग कंट्रीब्यूशन जो है वो कैसे निकाले? पहले यहाँ पर लिखते हैं कि डिपार्टमेंट ए का टाइम कितना लगता है। देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट ए का जो टाइम लग रहा है, एक्स प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगता है? 6 आवर्स। वाई प्रोडक्ट बनाने में 10 आवर्स और जेड प्रोडक्ट बनाने में 5 आवर्स। तो आवर्स इन डिपार्टमेंट ए पर यूनिट करके लिखो यहाँ पर, आवर्स इन डिपार्टमेंट ए पर यूनिट। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 आवर्स, ये हो गया हम लोग का 10 आवर्स और ये हो गया हम लोग का 5 आवर्स, ये लिख दिया। अब अगर हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर तो कैसे निकालेंगे? देखो एक एक्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? एक यूनिट का 72 रुपीज है। एक यूनिट बनने में डिपार्टमेंट ए में कितना टाइम लगता है? 6 आवर्स लगता है। तो कंट्रीब्यूशन मतलब लेबर को 6 आवर्स लगता है एक यूनिट बनाने में, तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर कितना होगा? 7 डिवाइड होगा ना। हाँ 72 है तो 7 तो नहीं, 12 होगा ना। हाँ 12 होगा। ये देखो ₹72 डिवाइडेड बाई 6 ₹12 पर आवर, है ना। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने पर यूनिट निकाला, फिर हम लोगों ने देखा एक एक यूनिट बनने में कितना टाइम लगता है, लेबर का क्या एफर्ट जा रहा है डिपार्टमेंट ए में। अब हम लोग क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट ए इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि वही कांस्टेंट था, तो फिर कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर चाहो तो यहाँ लिख दो इन डिपार्टमेंट ए। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर इन डिपार्टमेंट ए ऐसे करके निकालेंगे। 100 डिवाइडेड बाई 10 आवर, 10 ₹10 पर आवर, पर लेबर आवर। ठीक है, पर लेबर आवर। अच्छा, और ये हो गया ₹40 डिवाइडेड बाई 5 आवर्स, 8 ₹8 पर आवर। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इस पे रैंकिंग देंगे, किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है लेबर आवर बेसिस पे। हाँ मतलब इसको 1 दे दो रैंक के हिसाब से, इसको 2 दे देंगे, इसको 3 दे देंगे। लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है कि मेरा लाइन बाय लाइन ही 1 2 3 होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कंट्रीब्यूशन आया कि मेरा 1 2 3 आया। ठीक है, वो तुम लोग को क्वांटिटी देख के बताना है। जो जितना ज्यादा कंट्री, जैसे मान लो ये 12 अगर बीच में होता तो ये 1 होता। ठीक है, ऐसा ये बाई चांस ये क्वेश्चन ये मान लो 12 पीछे होता, बाई चांस ये 12 पीछे होता तो भी ये क्या होता? 1 होता। और ये 10 आगे होता तो ये यहाँ पर 2 होता। ठीक है, और ये बीच वाला हम लोग का हो जाता 1। ठीक है, तो रैंक जैसे वैल्यू होगा उसके हिसाब से देना है। यहाँ पर हमें सिक्वेंशियली बाई चांस क्वेश्चन में मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? एक्स है, उसके बाद कौन सा है? वाई है, उसके बाद जेड है। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट मिक्स बनाएंगे तो सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देना पड़ेगा? एक्स को, क्योंकि लेबर तो ज्यादा काम नहीं कर पाएगा लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हमें एक्स ही बनाएगा। तो पहले जो भी टाइम है उससे हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक्स। उसके बाद जो टाइम बचेगा उससे हमें क्या बनाना चाहिए? वाई। उसके बाद जो टाइम बचेगा उससे हमें क्या बनाना चाहिए? जेड। वही डिसीजन ले रहा है कंपनी की कैसे करके होगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले लिखते हैं कि कितना एग्जिस्टिंग आवर्स है। तो देखो एग्जिस्टिंग आवर्स कितना है, पहले हम लोग कैसे चेक करेंगे? करेंटली कितना प्रोडक्शन होता है? 10,000 12,000 और 20,000। ठीक है, और एक एक यूनिट प्रोडक्शन होने में कितना टाइम लगता है? 6 10 और 5। तो इतना इतना यूनिट प्रोडक्शन होने में कितना टाइम लगता है? क्योंकि इतना तो काम हो ही रहा है, इतना इतना तो प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब ये टाइम पता कर लेंगे कि कितना टाइम जो है ऑलरेडी काम हो रहा है। ठीक है, तो देखो हम लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे एग्जिस्टिंग
आवर्स, एग्जिस्टिंग कितना आवर्स जो है वर्कर लोग काम कर रहा है, कैसे निकालेंगे? सिंपल सा बात है, करेंटली जो है एक्स प्रोडक्ट जो है कितना यूनिट बन रहा है, 10,000 यूनिट, ठीक है। और एक यूनिट बनने में इसको 6 आवर्स लगता है। हम लोग सिर्फ डिपार्टमेंट ए ही चेक करेंगे क्योंकि वही मेरा कांस्टेंट है, बाकी मुझे चेक करना ही नहीं चाहिए। तो मेरा कितना हो गया, 60,000 आवर्स। अच्छा, और y देखो, y हम लोग कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 12,000, ठीक है, 12,000। और y को बनने में डिपार्टमेंट ए में टाइम लगता है हम लोग का 10 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 10, तो ये कितना हो जाएगा, 1,20,000 आवर्स। ये सब आवर्स में आंसर आ रहा है, ठीक है, ये सारे के सारे आवर्स। और z प्रोडक्ट करेंटली बनता है 20,000 और डिपार्टमेंट ए में ये प्रोड्यूस होने में टाइम लेता है 5 आवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया हम लोग का 1 लाख, ठीक है। हाँ, 1 लाख आवर्स। तो टोटल आवर्स कितना हुआ यहाँ पर देखो, टोटल करके 1 लाख, 2 लाख, 2,80,000 आवर्स जो है ये हम लोगों का करेंटली काम हो रहा है। मतलब 2,80,000 आवर्स तो लेबर काम करेंगे ही, लेकिन इससे ज्यादा शायद ना कर पाए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स। नेक्स्ट लिखो, बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स, ब्रैकेट में एलोकेशन ऑफ आवर्स और ऑन द आवर्स ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग, ठीक है। हम लोग का आवर्स को अलॉट करना है रैंकिंग बेसिस पे, मतलब जो प्रोडक्ट जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा उसको पहला प्रायोरिटी मिल जाना चाहिए, क्योंकि उसी को बेच के ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे करके हम लोग लिखेंगे, देखो। अब हम लोग का प्रोडक्ट एक्स जो है वो कितना बनाने का टारगेट है, 12,000। तो हम लोग पहले ये पूरा बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो, प्रोडक्ट एक्स कितना बनाना है, 12,000 यूनिट, ठीक है। तो आवर्स रिक्वायर्ड कितना होगा, बोलो। 12,000 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम का जरूरत होगा, एक यूनिट बनाने में कितना टाइम चाहिए, 6 आवर्स। तो फिर 12,000 ये यूनिट बनाने के लिए कितना चाहिए, 72,000 आवर्स, ठीक है। अच्छा, हम लोग के पास कितना आवर्स अवेलेबल है टोटल काम करवाने के लिए, 2,80,000। इससे ज्यादा वर्कर काम नहीं करेगा, तो फिर मार्केट में एक्स प्रोडक्ट हम लोग सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, वो हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा। तो 72,000 आवर्स हम लोग एक्स के लिए अलॉट कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोग का प्रोडक्ट वाई हम लोग कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रोडक्ट वाई हम लोग को करना है 16,000, ठीक है, 16,000 यूनिट। अब देखते हैं आवर्स रिक्वायर्ड कितना, 16,000 इंटू 10, ठीक है, 10 आवर्स लगता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,60,000 आवर्स। अच्छा, टोटल कितना हो गया एक बार देखते हैं, 1,60,000 और 72 टोटल कितना होता है। अभी भी टाइम, अभी भी आवर्स है अवेलेबल, ठीक है, 280। अब देखते हैं बैलेंस आवर्स कितना है, हर बार चेक करके देख सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि वाई के लिए खत्म नहीं होगा आवर्स। अब देखो बैलेंस आवर्स कितना है, 2,80,000 माइनस कितना लिखे, 2,08,000, 32 हो रहा है, 72 और 160, टू लैख 32 हो रहा है, माइनस करने से कितना बच रहा है, 48,000 आवर्स, ठीक है। अब हम लोग के पास 48,000 आवर्स ही बचा है। अब देखो जेड हमारा डिमांड कितना है, 24,000। 24 इंटू कितना करना पड़ेगा, 5। तो करने से कितना आएगा, 24 इंटू 5 करके चेक करके देखो कैलकुलेटर में, 1,20,000। इतना टाइम चाहिए, लेकिन हम लोग के पास टाइम कितना है, ओनली 48,000। तो इतने आवर्स में जितना बन पाएगा जेड उतना ही बनाएंगे, ठीक है। कितना बन पाएगा,
कैसे निकालेंगे? एक यूनिट बनाने में 5 आवर्स लगता है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। 48,000 डिवाइडेड बाय 5 करने से पता चलेगा कितना सारा बन सकता है, 9,600 यूनिट। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो ऐसे करके लिखना पड़ेगा, जेड प्रोडक्ट हम लोग को प्रोड्यूस करने का जो टारगेट है मार्केट के डिमांड के हिसाब से 24,000 यूनिट, ठीक है, जिसके लिए आवर्स रिक्वायर्ड कितना है, 24,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 1,20,000 आवर्स। बट हम लोग के पास तो अवेलेबल आवर्स कितना है, ओनली 48,000, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे एज आवर्स आर कांस्टेंट देन Z can be produced $48,000 आवर्स टोटल है, और 1 यूनिट बनाने के लिए रिक्वायर्ड टाइम 5 आवर्स है, डिवाइड करने से आ जाएगा 9,600 यूनिट, ठीक है। जो सबसे कम हमें कंट्रीब्यूशन देगा उस पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे, उसको कम प्रोड्यूस करेंगे जितना हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता था कि वाई भी पूरा ना प्रोड्यूस कर पाए, तब तो जेड भी नहीं प्रोड्यूस करते। मान लो ऐसा होता कि जो अवेलेबल आवर्स है उसमें वाई भी नहीं बन रहा था, जैसे जेड का कंडीशन है वैसे वाई का होता, तो सिर्फ एक्स और वाई जितना हो पाता उतना करते, जेड 0 प्रोड्यूस करना पड़ता, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो हर बार बैलेंस कर करके चेक करना पड़ेगा कि अगर आवर्स है तो आवर्स, पैसा है तो पैसा, उसको चेक करते रहना पड़ता है। जैसे हम लोग वाई वाले में भी चेक कर सकते थे पहले करने के बाद कि प्रोडक्ट वाई 16,000 आवर्स रिक्वायर्ड इतना, एंड अवेलेबल ये लिख देते हैं आवर्स अवेलेबल, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। या फिर चेक करके देख सकते हो आवर्स अवेलेबल है कि नहीं, 160 अवेलेबल था, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हमें प्रोडक्ट मिक्स कैसे बनाना चाहिए, एक्स पूरा पूरा बना लेंगे, वाई पूरा पूरा बना लेंगे, जेड का 24,000 की जगह हम लोग सिर्फ और सिर्फ कितना बना सकते हैं, ओनली 9,600 यूनिट। अब हम लोग को बोला था, पहला आंसर मिल गया। देखो पहले क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स फॉर मून लिमिटेड। अब बोल रहा है टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स। अब हमें टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल, जो प्रोडक्ट मिक्स हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और टोटल। Calculation of best possible product mix, calculation of total contribution from best possible product mix, best possible product mix। अच्छा, तो एक्स तो हम लोग पूरा पूरा बनाएंगे 12,000 यूनिट, वाई भी पूरा ही बना सकते हैं 16,000 यूनिट, जेड बनाना पड़ेगा 9,600 यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था वो देखो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, वहां से हम लोग लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, 72 140। ये मत लिख दो, ये कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखेंगे। 72 100 और 40 यहाँ पर देख के लिखना है बस, 72 100 और यहाँ पर हो गया 40। अब करो मल्टीप्लीकेशन तो टोटल कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। ये हो गया 16 लाख। अच्छा, ये हो जाएगा 38 आ रहा है, 3,84,000। अच्छा, और ये हो जाएगा 12 2 24 2 12 7 84 86 है, 8,64,000। अब सबको ऐड करने से पता चल जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, 8,64 28,48,000, 16 लाख। हाँ, 28,48 टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। ये एक हम लोगों ने एग्जांपल कर लिया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जैसा भी होगा, हमें कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द कांस्टेंट निकाल के उसका रैंकिंग देना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि हम लोग के पास अवेलेबिलिटी क्या है, उसके बाद हम लोग उसको एलोकेट करके आंसर निकाल सकते हैं। कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, नॉर्मली जो है
लेबर आवर, और ये देखो किस किस बेसिस पे आ सकता है, लेबर आवर मशीन आवर सेम टाइप ही होगा, ठीक है, लेबर के जगह मशीन होगा। रॉ मटेरियल का क्वांटिटी या कॉस्ट के तरफ आ सकता है, बाकी उतना नहीं आता है, ठीक है। फिर भी मैंने एक एग्जांपल करवाया, ज्यादा क्वेश्चन तो है भी नहीं इस पे, ठीक है। तो अगर कभी भी कांस्टेंट आए तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। इसको हम ऐड कर देंगे, पीडीएफ में एडिट नहीं है, ठीक है, इसको मैं ऐड कर दूंगी। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पहले से हम लोग का जो पीडीएफ एडिट था उसमें कुछ एमसीक्यूज था, वो कर लेते हैं, फिर ब्रेक इवन चार्ट जो है वो हम बता देते हैं। हाँ देखो, बोल रहा है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्राइम कॉस्ट ओनली, प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट एंड फिक्स्ड ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड। ये हम लोग का लास्ट दिन जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसके बेसिस पे है। बोलो बोलो क्या। प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड्स को भी इंक्लूड करता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी इंक्लूड करता है। देखो, मार्जिनल कॉस्ट हम लोग का सिर्फ कौन सा कॉस्ट को इंक्लूड करता है, वेरिएबल कॉस्ट को, तो उसके हिसाब से आंसर होगा प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, ये ऑप्शन। प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड। देखो, क्योंकि प्राइम कॉस्ट बात सही है, लेकिन जब इसके साथ वेरिएबल ओवरहेड भी दे रहा है तो फिर हम लोग ऑप्शन बी में जाएंगे। ऑप्शन ए भी सही है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ बोला है प्राइम कॉस्ट ओनली, लेकिन मुझे उसके बाद ऑप्शन और भी तो दिया है कि वेरिएबल वाला भी उसमें आएगा। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस मिलके होता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग वेरिएबल ओवरहेड को भी ले सकते हैं। प्राइम फिक्स तो आएगा ही नहीं, इसीलिए पॉइंट सी नहीं होगा, ठीक है। प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ पर हम लोगों का जो है फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों पार्ट होता है। ये फंक्शनल बेसिस पे नहीं होता है कि हम लोग फैक्ट्री को कंसिडर करेंगे, हमें जो भी कंसिडर करना है वेरिएबल और फिक्स्ड के बेस। अगर हमें सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड बोल रहा है तो इसमें तो फिक्स पार्ट भी होगा, वेरिएबल भी होगा, तो कैसे चलेगा, इसीलिए ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन सी तो फिक्स लिखा हुआ है, वो तो क्लियरली दिख रहा है, ये हो ही नहीं सकता है। ए और बी में बी ज्यादा सही है क्योंकि इसमें वेरिएबल ओवरहेड भी बोला है, तो हम लोग का ऑप्शन बी आंसर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, reporting under marginal costing is accomplished by treating all cost as period cost, eliminating the WIP inventory account, matching variable cost against revenue and treating fixed cost as period cost, including only variable cost in income statement। बोलो, जो income statement मैंने तुम लोग को करके दिखाया था। इंक्लूडिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट इन इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन हम लोग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट नहीं लेते हैं, वेरिएबल प्रॉफिट निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट भी तो लास्ट में लेस करते हैं ना। तो यहाँ पर ये वाला इनकम स्टेटमेंट लिख के गड़बड़ हो जा रहा है, फिर ये ऑप्शन के साथ मैच नहीं होगा ना। इनकम स्टेटमेंट जो हम लोगों ने बनाया था, याद करो, उसमें हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों मेथड में ही लिख रहा है, एब्जॉर्प्शन में भी लिख रहा है, मार्जिनल में भी लिख रहा है, लिखने का टेक्निक अलग है। तो इसीलिए ऑप्शन डी तो हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सारे कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट तो नहीं मानते, पीरियड कॉस्ट का मतलब तो फिक्स्ड कॉस्ट होता है जो एक पीरियोडिक वे में देता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में तो हम लोग सारे कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट तो मानते नहीं, बचा ये दोनों, ये दो हटा दिए। हाँ, ये वाला तो होगा नहीं। एलिमिनेटिंग डब्ल्यूआईपी तो हम लोग लेते हैं, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग, उसी के वजह से ही तो हम लोग का क्या होता है, वैल्यूएशन में चेंजेस होता है। अच्छा, आप बोल रहे हैं मैचिंग वेरिएबल कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू, ठीक है, एंड ट्रीटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एज पीरियड कॉस्ट। हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को रेवेन्यू के अकॉर्डिंग जो है मैच करते हैं। मतलब रेवेन्यू के अकॉर्डिंग मतलब जैसे तुम लोग ट्रेडिंग में करते हो, टू परचेज लिखते हो, जितना यहाँ कॉस्ट दिखाते हो उतना यहाँ पर क्या करते हो। अब इसमें मान लो 100 यूनिट लिया था, 20 यूनिट बेच दिया, तो बाकी जो बच गया उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं ना, इसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस्ट के साथ रेवेन्यू को मैच कर रहे हैं जब क्लोजिंग स्टॉक वगैरह का ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो तो हम लोग करते ही है वहां पर। और बोल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे ट्रीट करते हैं, पीरियड कॉस्ट, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का 2 का ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर देखो, पीरियड कॉस्ट आर वेरिएबल, फिक्स्ड, प्राइम, ओवरहेड। फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि पीरियड कॉस्ट हम लोग का हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है। पीरियड कॉस्ट का मतलब ही फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है।
जो हम लोग पीरियोडिक वे में देते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब। अच्छा, अब बोल रहा है देखो, व्हेन सेल्स एंड प्रोडक्शन इन यूनिट आर सेम देन द प्रॉफिट अंडर, बोल रहा है जितना यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, उतना यूनिट ही अगर हम लोग सेल कर देते हैं, मतलब हम लोग का कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि आर सेम देन प्रॉफिट अंडर, प्रॉफिट कैसा ट्रीट होगा, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इज हायर देन दैट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग इज लोअर देन दैट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग इज इक्वल टू दैट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, नन ऑफ द एबव। मतलब अगर हम लोग का प्रोडक्शन यूनिट जितना है, मान लो 100 यूनिट बनाते हैं, 100 यूनिट ही बेच देते हैं, मतलब इससे क्या कंक्लूजन आता है, नो क्लोजिंग स्टॉक। तो अब हम अगर हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो बोल रहा है कि प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो दोनों में कैसा होगा, क्या दोनों में इक्वल होगा या एक में ज्यादा एक में कम होगा, क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। नहीं, ओपनिंग स्टॉक का यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं ले रहा है ये लोग, मतलब ओपनिंग स्टॉक को हटा के सोचो। ओपनिंग स्टॉक को मान करते नहीं, दोनों में इक्वल प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस किस वजह से आया था, रिकंसिलिएशन किया था, याद करो डिफरेंस किस वजह से आया था, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। देखो हम तुम लोग को दिखाते हैं यहाँ पर, ये देखो लास्ट दिन जब हम लोगों ने यहाँ पर रिकंसिलिएशन बनाया था, ये रिकंसिलिएशन किस बात का था, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, और तो किसी बात का रिकंसिलिएशन, मतलब और किसी बात के लिए तो कम ज्यादा होता ही नहीं है, हम लोगों ने सारा चेक किया था ना। तो कम ज्यादा किस वजह से होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। अब जब मेरा ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन बोल ही नहीं रहा है ओपनिंग स्टॉक का बात, क्लोजिंग स्टॉक हो नहीं सकता है क्योंकि मेरा प्रोडक्शन और जो मतलब सेल है दोनों सेम है, तो इस केस में हम लोग का क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग इज इक्वल टू दैट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। तो फोर्थ का हम लोग का सी हो जाएगा। अच्छा, फिफ्थ नंबर में देखो क्या बोला है when sales exceed production then profit, सेल बोल रहा है exceed production, हाँ तो ये कब हो सकता है, मतलब प्रोडक्शन से ज्यादा तो बेच ही नहीं सकते हैं, मैंने 100 यूनिट बनाए 120 कैसे बेच देंगे, कब बेच सकते हैं, जब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी है, ठीक है, जब मेरे पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, तभी तो पॉसिबल है कि सेल ग्रेटर देन प्रोडक्शन, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैंने बेचा ज्यादा, प्रोडक्शन उतना नहीं किया तो कैसे बेच दिया, तो इसका मतलब मेरे पास अवेलेबिलिटी किस बात का है, ओपनिंग स्टॉक का है। अब बोल रहा है अगर ऐसा होता है मार्जिनल कॉस्टिंग इज, अभी लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का बात नहीं बोल रहा है, इस बात का ध्यान रखो, मार्जिनल कॉस्टिंग इज हायर देन दैट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मार्जिनल कॉस्टिंग इज लोअर देन दैट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मार्जिनल कॉस्टिंग इज इक्वल देन दैट ऑफ एब्जॉर्प्शन, नन ऑफ द अबव। ओपनिंग स्टॉक का बात हो रहा है, सोचो। देखो पहला बात है ऑप्शन डी हटा देते हैं क्योंकि कोई एक ऑप्शन तो होगा, ऑप्शन सी होगा नहीं क्योंकि इक्वल होना पॉसिबिलिटीज है नहीं, बचा ये दोनों, ठीक है। इस दोनों को अच्छे से सोच के मुझे बताओ कि अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होगा, लास्ट ईयर का क्या इंक्लूड हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट, ये हो जाएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। और मार्जिनल कॉस्टिंग का जब ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा ओनली वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड होगा, तो किसका वैल्यूएशन ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल की तरह यूज करते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग इसको एग्जाम्पल की तरह यूज करते हैं, ओपनिंग स्टॉक कितना आया था मार्जिनल कॉस्टिंग में 1,10,000, इसमें देखो 1,30,000, ज्यादा तो आएगा ना, यहाँ दोनों को दो कॉस्ट इंक्लूड है, यहाँ पर कितना, एक कॉस्ट इंक्लूड है। अब ओपनिंग स्टॉक हमेशा फिर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज्यादा, और सेम वही वाला स्टॉक मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कम दिख रहा है। और ओपनिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन हम लोगों ने क्या देखा था, देखो यहाँ पर मैंने लिखा था ना एग्जाम्पल के साथ, ये देखो ओपनिंग स्टॉक के साथ क्या है, रिवर्स है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ओपनिंग सॉरी रिवर्स नहीं है, प्रोपोर्शन है कि रिवर्स है, देख लेते हैं। यहाँ पर 120 था, ये 20 हो गया, 120 था, ये 30 हो गया। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक अगर मेरा बढ़ गया तो प्रॉफिट मेरा कम हो गया, और ओपनिंग स्टॉक अगर मेरा कम हो गया प्रॉफिट मेरा बढ़ गया। तो अब देखो ओपनिंग स्टॉक अगर मेरा बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स रिलेशन है, कम हो जाएगा। और अगर ओपनिंग स्टॉक मेरा कम हो गया तो प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं किसका ओपनिंग स्टॉक, ये देखो यहाँ पर आ गया मेरे पास पूरा डिटेल्स। अब देखो ओपनिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या है, ज्यादा है, और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या है, कम है। तो इसका मतलब अगर जिसका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, जिसका ओपनिंग स्टॉक कम है उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। अब बोलो कौन सा आंसर होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग इज हायर देन दैट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, ऐसे करके समझना पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग इज हायर देन दैट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा अच्छा, अब ये देखो 6th नंबर, द मेन डिफरेंस बिटवीन marginal costing and absorption costing is regarding the treatment of prime cost, fixed overhead, direct material, variable overhead। कौन से ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंसेस दिख जाता है, फिक्स्ड ओवरहेड के लिए। ठीक है, प्राइम कॉस्ट तो दोनों ही लगाते हैं, डायरेक्ट मटेरियल दोनों ही चार्ज करते हैं, वेरिएबल ओवरहेड क्योंकि ये सब जगह पे कोई चेंजेस आता ही नहीं है। अगर तुम लोग इस क्वेश्चन को देखोगे, देखो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कितना था, यहाँ पर भी ये देखो मार्जिनल बेसिस पे हम लोग का, ये देखो सेलिंग एक्सपेंसेस देख लो, मटेरियल देख लो, सब क्या था, सेम हो रहा था। ठीक है, अच्छा ये हो गया हम लोग का 6th नंबर का आंसर, फिर क्या हो गया, बी हो गया। चलो अब 7th नंबर का देखते हैं, बोल रहे हैं अंडर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब पीवी रेशियो, द टर्म प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या है, सेल्स प्रोसीड्स इन एक्सेस ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट का मतलब मींस द सेम थिंग एज इन जनरली अंडरस्टूड, जैसा हम लोग समझते हैं क्या वैसा ही है। फिर बोल रहा है इट इन फैक्ट रेफर्स टू कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन को रेफर करता है, दैट इज सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, नन ऑफ द अबव। कौन सा हो, हाँ हाँ, यहाँ पर हमेशा प्रॉफिट का मतलब जो हम लोग समझते हैं बेसिकली वो प्रॉफिट नहीं, उसका नाम अलग है कंट्रीब्यूशन, लेकिन बहुत से लोग इसे प्रॉफिट भी बोल देते हैं, लेकिन इसको अच्छे से एनालिसिस करें तो वो कंट्रीब्यूशन ही कहलाता है, जहां पर सेल्स रेवेन्यू से हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सी। ठीक है, 7 का सेल तो रेवेन्यू में कोई अंतर नहीं है, सेल तो रेवेन्यू में कोई अंतर नहीं है, वो टर्म चेंज हो गया, जैसे क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री में कोई अंतर है, जैसे इन्वेंट्री बोलो या स्टॉक बोलो बात तो एक ही है। वैसे जो जब नया वाला बैलेंस शीट आया उसमें नाम जो है चेंज कर दिया गया। ठीक है, वो जैसे स्टॉक आजकल कोई नहीं लिखता है। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स में तो मैंडेटरी है, स्टॉक नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा, इन्वेंट्री। ठीक है, वैसे ही रेवेन्यू लिखना पड़ता है, मतलब जो नया बैलेंस शीट का स्टेटमेंट है, नया जो पीएल वाला स्टेटमेंट है, वहां पर सेल्स नहीं लिखा जाता है, लिखना होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये होता है सेल्स। हाँ, तुम लोग ने तो वही पढ़ा है, पुराना वाला तो पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है, तो वही सेल्स है। अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है, फैक्टर विच कैन चेंज द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट चेंज कर सकता है कौन सा फैक्टर, चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, ऑल ऑफ दैट। ऐसे सोचो, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज होगा तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड करने से अलग अलग वैल्यू आएगा। मान लो ये 10,000 था, नीचे 5 रुपया था, 10,000 डिवाइडेड बाई 5 था, अब मान लो ये 12,000 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, ऑब्वियसली दोनों का आंसर चेंज अलग आएगा, तो ये ऑप्शन तो ठीक है। चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर मान लो ये पहले 5 था, अब वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन को इंपैक्ट करेगा ना, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर ये मेरा 5 था, अब मान लो ये मेरा आ जा रहा है 4, तो मेरा आंसर तो चेंज होगा डिवाइड करने से, तो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट भी इंपैक्टफुल होगा। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस भी इंपैक्टफुल होगा क्योंकि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट है। अब मान लो सेलिंग प्राइस चेंज होने की वजह से ये 7 हो गया, तो भी मेरा ये चेंज होगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एफ। तो इस तरीके से जैसे हम लोग सोच रहे हैं, एक्सप्लेनेशन जिनको देना है उनको उसी तरीके से देना, जैसे एक्सप्लेनेशन देना होगा तो वैसे ही देना होगा, क्यों हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके इस तरीके का क्वेश्चन। अच्छा अब लास्ट लास्ट नहीं, 9th वाला बोल रहा है इफ पीवी रेशियो इज 40% ऑफ सेल्स देन व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 60% ऑफ सेल्स। अगर पीवी रेशियो 40% है तो बाकी 60% हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स का वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, 9th का सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 10th नंबर बोल रहा है पीवी रेशियो अगर 0.6 है और प्रॉफिट अगर 9,000 है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा, देखो कैलकुलेट करके।
5,400। हाँ, डिवाइड करना होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, अगर पीवी रेशियो कर दोगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 9,000 डिवाइडेड बाय 0.6 यानी कि 15,000। ठीक है, इसके अलावा भी और एक तरीके से भी किया जा सकता है अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है। जैसे कि हम लोग को पता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, सेल्स माइनस, हाँ, इक्वल क्या हो जाएगा प्रॉफिट। अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 9,000। अच्छा, ये क्या दे रखा है 0.6 मुझे कंट्रीब्यूशन दे रखा है, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 का मतलब कितना है 0.6। तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 100, ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये बेसिकली 60% है हम लोग बोल सकते हैं ना। ऐसे लिख लेते हैं 0.6। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का मतलब 0.6 इंटू सेल आ गया। अच्छा, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। 0.6 का पीवी रेशियो 0.4 वेरिएबल कॉस्ट में क्या, हाँ वो भी ठीक है। इसमें होता है हम सेल्स को 100 रुपीस मान के, हाँ सेल्स अगर हम, वेरिएबल कॉस्ट में 3 रुपीस हो गया। हाँ वैसे करके कर सकते हैं। हाँ, अगर हम लोग सेल्स को मान एक्स अगर मान लेते हैं एक्स, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा एक्स इंटू 40, 0.4, और फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन मेरा यहाँ दो अननोन फिगर हो जा रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट भी मेरा तो अननोन हो जा रहा है, ऐसे करके नहीं निकलेगा, वही वाला लगाना पड़ेगा फिर। हाँ, बाकी तरीके से देखो निकल जाएगा, लेकिन इसका मतलब सबसे पहले हमें किसी भी तरीके से क्या निकालना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट, तब जाके निकलेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का तो और कोई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का तो ये होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये हो सकता है। ब्रेक इवन सेल्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्रेक इवन सेल्स का तो हमें पता नहीं। हाँ, एक चीज हो सकता है, नहीं वो भी तो नहीं निकल सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का तो हमें परसेंटेज ही नहीं पता, नहीं इसमें यही वाला लगाना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे तो अभी तो याद नहीं आ रहा है, बाद में अगर चेक करते करते कुछ मिल जाए तो मिल भी सकता है, लेकिन ये वाला हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय हम लोग का पीवी रेशियो। तो ये आंसर आएगा 15,000। ठीक है, तो देखो एमसीक्यू भी हम लोग का हो गया। अब जो है ग्राफ, ग्राफ भी बता देता है, देखो कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों चाहते हैं। देखो यहाँ पर ब्रेक इवन चार्ट कैसे बनेगा, ब्रेक इवन चार्ट, देखो ड्रॉ व्रॉ तो नहीं आता है, जस्ट एक बार समझा देते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग ये क्या है एक्स एक्सिस होता है, सॉरी ये वाई एक्सिस होता है, और ये वाला हम लोग का क्या होता है एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं सेल्स, ठीक है, एंड कॉस्ट, मतलब यहाँ पर बेसिकली रुपीज वाला डेटा लिखते हैं इधर। ठीक है, और इधर हम लोग लिखेंगे आउटपुट यानी कि यूनिट वाला डेटा। ठीक है, अब देखो हम लोग का यहाँ पर कितना भी आउटपुट प्रोड्यूस की ना हो, कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो फिक्स्ड रहेगा, मतलब जो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम 0 यूनिट भी प्रोड्यूस करें मेरा फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा, 1 यूनिट कर लो, 5 यूनिट कर लो, 50 यूनिट कर लो, फिक्स्ड कॉस्ट मेरा क्या होगा सेम ही होगा। मान लो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ 0 प्रोड्यूस करें तो भी फिक्स्ड कॉस्ट इतना, 1 प्रोड्यूस करें तो भी इतना, यहाँ प्रोड्यूस करें तो भी इतना, यहाँ इतना प्रोड्यूस करेंगे तो भी मेरा फिक्स्ड कॉस्ट इतना होगा। मतलब वो लाइन कैसे बनेगा, ऐसा सीधा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं। देखो हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट वाला जो लाइन है वो कुछ ऐसा, अगर मेरा फिक्स कॉस्ट मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है, कहीं पर भी तुम लोग लगा सकते हो, फिक्स कॉस्ट वाला जो लाइन है वो ऐसा बने। ठीक है, वो हमेशा हम लोग का क्या रहेगा
फिक्स्ड रहेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो फिक्स्ड कॉस्ट के बाद अब देखो हम लोग टोटल कॉस्ट वाला लाइन देखेंगे और टोटल सेल्स। अच्छा, सेल्स मेरा क्या होगा, सेल्स मेरा जो है जितना क्वांटिटी ज्यादा बढ़ेगा मेरा सेल्स जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर मेरा क्वांटिटी के हिसाब से देखते हैं, यहाँ पर तो क्वांटिटी धीरे धीरे इधर जाने का मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मेरा जितना क्वांटिटी बढ़ेगा मेरा सेल्स वैल्यू भी क्या होगा उतना। 10 यूनिट बेचेंगे 10 रुपया करके, 100 रुपया। 10 यूनिट बेचेंगे 20 यूनिट बेचेंगे 10 रुपया करके, कितना होगा 200 रुपया। तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर बेच रहे हैं तो इतना, फिर इसके बाद इतना, ऐसे कर करके मेरा क्या होगा, सेल क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मेरा ये वाला जो लाइन है ये इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये तो फिक्स नहीं होगा, ये इंक्रीजिंग होगा। तो ये ऐसे होगा। ठीक है, ये हम लोग का कौन सा हो गया, सेल्स वाला। ठीक है, सेल्स का लाइन हमेशा ऐसा ही होगा कि हम लोगों का जितना क्वांटिटी बढ़ेगा, ये देखो ये हमें क्या बता रहा है, क्वांटिटी इतना 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 इतना, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है मेरा सेल्स का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद और एक लाइन करेंगे टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट का क्या कंसेप्ट होता है, टोटल कॉस्ट का मतलब है कि जितना क्वांटिटी ज्यादा बढ़ेगा टोटल कॉस्ट उतना बढ़ेगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरा फिक्स्ड हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जितना ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को अपना टोटल कॉस्ट वाला कर्व कहाँ से देना पड़ेगा, यहां से देना पड़ेगा। ठीक है, यहां से, और ये इसको यहाँ पर कट कर जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट हो गया। अच्छा, अब ये यहां से ही इसीलिए आ रहा है क्योंकि जीरो क्वांटिटी में भी हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट तो लगेगा लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, और इसके बाद जैसा जैसा हम लोग का क्वांटिटी बढ़ेगा हम लोग का ये टोटल कॉस्ट इसके ऊपर जाएगा। अच्छा, अब ये जहां पर कट कर रहा है इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो मैंने जब ब्रेक इवन लिखवाया था तभी बोला था जब सेल्स और टोटल कॉस्ट क्या हो जाता है, इक्वल। क्योंकि देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ब्रेक इवन में मेरा प्रॉफिट क्या है, जीरो है। ठीक है, अब तो इसका मतलब ये वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट मिलके क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। ये देखो अगर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ये क्या हो गया, टोटल कॉस्ट। तो सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट कहां पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। इसका मतलब यही वाला पॉइंट मेरा क्या है, ब्रेक इवन है। ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरा ब्रेक इवन है। अब अगर हम लोग इसको यहाँ पर एक्स एक्सिस पे बनाते, क्योंकि ये क्वांटिटी बता रहा है तो ये हमें क्या बताएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, और इसी चीज को अगर हम लोग ऐसे दिखाते हैं तो ये हमें क्या बताएगा, ब्रेक इवन सेल्स। सेल्स, ठीक है, ये पॉइंट क्योंकि ये क्वांटिटी है ना, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी बना हुआ है, इस पे क्या बना हुआ है, रुपीस बना हुआ है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रुपीस वाला आइटम। ठीक है, ये हम लोग का रुपीस वाला हो गया, ये हम लोग का कौन सा हो गया, यूनिट वाला हो गया। ठीक है, अच्छा और ये देखो ये जो है हम लोग का सेल्स और टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है ये क्या है, बोलो सेल्स और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस क्या होता है, सोचो प्रैक्टिकली सोचो, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट क्या होता है, प्रॉफिट। सेल्स और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस मेरा ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो गया मेरा प्रॉफिट। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अब अगर ब्रेक इवन पॉइंट से हम लोग ऊपर चले जाते हैं तो हम लोग का क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं, देखो ये हम लोग का हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ये हो गया हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट। ठीक है, ये वाला, ये जो यहाँ से यहाँ तक, और इसी चीज को अगर ऐसे करके ऐड ऑन करते हैं, ये ऐसे लगना चाहिए। ठीक है, मैं मेरा थोड़ा सा ड्रॉ इधर उधर हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे दिखा दिया। ये वाला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस या फिर इन वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। ये हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये वाला तो समझ में आ गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो भी बता देते हैं। तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों का हमेशा जो फिक्स्ड कॉस्ट वाला कर्व है वो हम लोग का फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, स्ट्रेट रहेगा।
और जो सेल्स है वो हमेशा हम लोग का क्या होगा, बढ़ता जाएगा टोटल कॉस्ट, लेकिन ऊपर से होगा, क्यों होगा, क्योंकि जीरो पे कोई वेरिएबल कॉस्ट हमारा अप्लाई नहीं होता है, टोटल कॉस्ट ऐसे होगा, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो मेरा बीपी है, अगर हम लोग यहाँ पर उतारते हैं तो ये आउटपुट यूनिट है तो बीपी आएगा, यहाँ पर जोड़ते हैं वाई एक्सिस के साथ तो बीई एस आएगा, और सेल्स और टोटल कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से होगा। और ये देखो बीईपी से ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी इधर आएगा वाई एक्सिस में तो रुपीज, और एक्स एक्सिस में आएगा तो हम लोग का यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो और एक चीज बताते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो भी बता देते हैं। जैसे देखो हम लोग का ये वाला कर्व एक ही जैसा ही होगा, ठीक है, बस एंगल ऑफ इंसिडेंस बताते थे। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट तो ऐसा रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर रहेगा सेल्स एंड कॉस्ट, यहाँ पर हो जाएगा आउटपुट, और ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हो गया। अच्छा ये मेरा हो गया सेल्स, सेल्स, ठीक है। तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ये मेरा इधर आएगा तो बीपी, और इधर से जोड़ेंगे तो बीई एस, इधर से जोड़ देंगे तो बीई एस हो जाएगा। तो ये जो हमारा यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है सेल्स और टोटल कॉस्ट के बीच का जो एंगल बन रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं एओआई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हम बता देते हैं, मतलब जो प्रॉफिट है, जो जगह प्रॉफिट का है वही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एक्चुअली ये हमें ये एंगल जितना बड़ा या छोटा होता है उसके ऊपर पता चलता है कि प्रॉफिट कितना कम या ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल वेयर सेल्स लाइन कट द टोटल कॉस्ट लाइन, दिस इंडिकेट्स प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी आर लार्ज और नैरो डिपेंडिंग अपॉन नैरो और लार्जनेस ऑफ एंगल। देखो बोल रहा है ये एक एंगल तो बन रहा है, वो तो हमें दिख ही रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, एंगल वेयर सेल्स लाइन कट्स द टोटल कॉस्ट लाइन। देखो टोटल कॉस्ट और सेल्स लाइन जहां पर कट करने पे जो एंगल बनता है वही मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। दिस इंडिकेट्स प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, वैसे भी मैंने बोला था ये प्रॉफिट अर्निंग है, वो तो हम लोगों ने पहले ही देखा कि सेल्स से टोटल कॉस्ट लेस करने से तो प्रॉफिट ही आता है। ये प्रॉफिट जो है एंगल के थ्रू से बता रहा है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, दिस इंडिकेट्स प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी और लार्ज और नैरो, जितना ये एंगल ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा प्रॉफिट है, जितना ये नैरो होगा उतना कम प्रॉफिट है, डिपेंडिंग अपॉन नैरो और लार्जेस्ट ऑफ एंगल, ठीक है। इस रेस्पेक्ट में हम लोग का एक क्वेश्चन था, ये देखो मैंने बोला था जब हम ये वाला बताएंगे तब हम लोग करेंगे। ये देखो बहुत सारा पॉइंट था ना जहां पर हमें पूछा था कि बताओ चेंज होने से क्या होगा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा कुछ था शायद, देखते हैं। 9, ये देखो यहाँ पर बोला था कि एन इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमें बताना था पीवी इंक्रीज पीवी डिक्रीज पीवी विल नॉट चेंज, ये बताना। अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है तो मेरा पीवी रेशियो में क्या इंपैक्ट आएगा ये पूछा, ये बताना था। बोलो अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इंक्रीज हो रहा है तो मेरा पीवी रेशियो में क्या इंपैक्ट आएगा ये बताना। बताओ सोच के क्या आएगा, चेक करके देखो क्या आएगा।
बोलो पीवी रेशियो में क्या इम्पैक्ट आएगा, सोच नहीं होगा। क्यों, प्रॉफिट कैसे आ रहा है वो तो देखो। सेल और टोटल कॉस्ट अपने आप को कट कर रहा है, तो सेल्स और टोटल कॉस्ट अगर अपने आप को कट कर रहा है तो सेल्स, अगर मेरा पीवी रेशियो में चेंज होगा कि नहीं, अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो टोटल कॉस्ट में तो वेरिएबल कॉस्ट आता है, तो इम्पैक्ट आएगा कि नहीं, सोचो। हाँ आएगा, लेकिन क्या होगा वो बताना पड़ेगा ना, पीवी चेंज होगा। बताओ। मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो रहा है, इसका मतलब मेरा सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट में बहुत बड़ा चेंजेस है। हाँ, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस होगा। और देखो इसका मतलब मैं सेल्स बढ़ रहा है, सेल्स में मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, इसके हिसाब से मेरा कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो मेरा रेशियो बढ़ेगा, पीवी रेशियो बढ़ेगा। ठीक है, विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये देखो हम यहाँ पर बता देते हैं क्या लिखना पड़ेगा हम लोग का। ये वाला क्वेश्चन नंबर कितना था ये लिख लो, ये बाकी रह गया था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 और इलास्ट्रेशन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर तो 10 दिख रहा है, इलास्ट्रेशन 9 ये वाला हम लोग का बाकी था। इसमें लिखो कि पहला बात है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is the angle at which sales line cut the total cost line, full stop. If it is large, it indicates that profits are being made at higher rate. Hence increase the angle. Hence increase the angle will increase PV ratio. Will increase PV ratio. प्रॉफिट से डायरेक्ट लेना देना हम लोग का नहीं है इस केस में, लेकिन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करने से ही प्रॉफिट आता है, बल्कि फिक्स्ड कॉस्ट का भी चेंज नहीं होता है। प्रॉफिट जब बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स बढ़ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट लेकिन अपनी जगह पे फिक्स्ड ही है। ठीक है, तो अगर मेरा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा तो ही प्रॉफिट पे इंपैक्ट आता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूड है ऑब्वियसली, लेकिन एक टाइम के बाद तो फिक्स्ड कॉस्ट का कोई मतलब, फिक्स्ड कॉस्ट तो 100 यूनिट बनाओ तो भी जितना है और 150 यूनिट बनाओ तो भी उतना है। तो मेरा अगर एंगल बढ़ रहा है तो उसमें मेरा सेल्स बढ़ रहा होगा तभी मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी मेरा बढ़ेगा। सेल बढ़ने से क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोड्यूस होगा, बल्कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो 100 यूनिट में भी जितना था 150 पे भी उतना ही रहेगा। हाँ, मेरा प्रॉफिट ऑब्वियसली बढ़ेगा अगर मेरा सेल्स बढ़ेगा, तो इसका मतलब अगर एंगल बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ने का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट में इंपैक्ट हो रहा है, तो अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट में भी इंपैक्ट आ रहा है तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इंक्रीज होगा तो पीवी रेशियो में भी चेंज दिखेगा, पीवी रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पीवी रेशियो मेरा इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा अच्छा, और एक चार्ट है वो बता देते हैं, देखो और एक चार्ट है वो बता देते हैं। प्रॉफिट ग्राफ, एक है प्रॉफिट ग्राफ, वो बता देते हैं। प्रॉफिट ग्राफ कुछ ऐसे देखने में होता है, यहाँ पर हम लोग बार बार एक ग्रुप में आया तो सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम का मतलब सेल्स वॉल्यूम का बढ़ना है, मतलब क्या सेल्स मार्केटिंग बढ़ गया है।
क्वांटिटी बढ़ रहा है, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिर्फ मेरा सेल क्वांटिटी केवल बढ़ा है, तो क्या हम कुछ कॉस्ट में भी चेंजेस करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट तो वैसे भी हाँ करना पड़ेगा। अगर मेरा क्वांटिटी बढ़ेगा तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगा। अगर हम 1 यूनिट बना रहे थे उसमें जो मटेरियल लगेगा, 2 यूनिट बनाने में तो मटेरियल ज्यादा लगेगा। अगर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ, तो उसके साथ वेरिएबल कॉस्ट का, जैसे पहले भी हम 10 यूनिट बनाते थे, अभी भी 10 यूनिट ही अगर बना रहे हैं और मेरा प्राइस अगर 12 रुपए से 15 रुपए हो गया, तो इसमें मेरा वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं है। अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि वो तो पर यूनिट बेसिस पे लगेगा। सेल प्राइस ना बढ़ रहा है मार्केट में, तो मेरा मटेरियल का प्राइस तो नहीं बढ़ रहा है। अगर क्वांटिटी चेंज होगा तो प्राइस ऑब्वियसली चेंज होगा। अगर हम 1 पेन यूज करते हैं तो मुझे 1 पेन का पैसा देना, अगर हम मुझे 5 पेन चाहिए तो हम 5 पेन का पैसा। अगर पेन का दाम ही बढ़ गया है तो मेरे ऊपर इम्पैक्ट आएगा ना। बाकी तो मेरा देखो, मुझे अगर 1 पेन का जरूरत है तो हम 1 लेते हैं, 2 जरूरत है तो 2 लेते हैं, वो तो मेरा रिक्वायरमेंट की वजह से प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन फिर उसके लिए तो पर यूनिट प्राइस कम ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मुझे प्राइस ही महंगा लेना पड़ रहा है तो मुझे इम्पैक्ट आता है ना। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोग का वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, ठीक है। और सेल का अगर क्वांटिटी बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ेगा, लेकिन इस वजह से नहीं बढ़ रहा है कि प्राइस मटेरियल का बढ़ा है, इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। हाँ वही तुम बोल रहे, जैसे ऐसा बोतल 1 बनेगा तो उसका जो खर्चा आएगा, 10 बनेगा तो उसका खर्चा ज्यादा नहीं है, ज्यादा ही तो आएगा। देखो प्रॉफिट ग्राफ में देखो, यहाँ पर ऐसे करके हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको। ये नीचे का ये अगर हटा भी देते हैं तो भी चलेगा। ये देखो ये वाला हम लोग का प्रॉफिट ग्राफ में ये पोर्शन को बोला जाता है प्रॉफिट एरिया। ठीक है, ये प्रॉफिट एरिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कट हुआ ये वाला हम लोग का कौन सा पॉइंट है, ये है हम लोग का बीईपी। ठीक है, तो बीईपी के ऊपर क्या है, प्रॉफिट, और बीईपी के नीचे जब बिजनेस रहता है तो क्या है, लॉस एरिया। ठीक है, इसको प्रॉफिट ग्राफ बोलते हैं। अच्छा, और एक ग्राफ है वो भी दिखा देते हैं। और एक ग्राफ है हम लोग का कैश ब्रेक इवन चार्ट। कैश ब्रेक इवन चार्ट मतलब भाई ब्रेक इवन वाला ही बताएंगे, वहां पर कैश और नॉन कैश वाला भी बता देंगे। जैसे कि देखो ऐसे बनेगा, सेम तरीके से ही बनेगा। देखो सबसे पहले तो हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट, ये वाला टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद टोटल कॉस्ट और टोटल सेल। ठीक है, तो ये हो गया टोटल सेल। अच्छा, टोटल कॉस्ट हम लोग का यहाँ से जाता है। ठीक है, सेल हमेशा यहाँ से आएगा और ये वाला यहाँ से आएगा, ये वाला। ठीक है, ये हम लोग का हो गया टोटल कॉस्ट। कॉस्ट हमेशा यहाँ से जाएगा, सेल हमेशा यहाँ से आएगा। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट जो है ये हम लोग का क्या हो गया, हाँ टोटल बीपी कर देते, क्योंकि इसको हम कैश और नॉन कैश में जो है पार्ट पार्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर हम इसके नीचे, ये जैसे फिक्स्ड कॉस्ट है, हम जस्ट इसके नीचे यहाँ पर एक लाइन बना रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कि ये मेरा कैश फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में कैश भी होता है नॉन कैश भी होता है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट में ही पढ़ा था ना, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह हम लोग का क्या हो गया, नॉन कैश। अब ये मान लो मेरा कैश फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये कैश फिक्स्ड कॉस्ट है, तो नॉन कैश वाला कितना हो जाएगा, ये दोनों का गैप सोच के देखो। अगर ये मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये मेरा कैश फिक्स्ड कॉस्ट है, तो ये दोनों का जो गैप है, ये बीच का जो गैप है, ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉन कैश। नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों के बीच का गैप हो गया। अच्छा, अब जैसे मेरा ये टोटल कॉस्ट वाला है, जस्ट इसके नीचे नीचे हम ये वाला बनाते हैं कि कैश, टोटल कैश फिक्स कॉस्ट कितना है, टोटल कैश कॉस्ट कितना है यहाँ। ठीक है, ये बना दिया, इसको हम लिखेंगे टोटल कैश कॉस्ट। ठीक है, ये मेरा कैश कॉस्ट हो गया। तो मेरा नॉन कैश कॉस्ट कितना होगा, ये देखो ये दोनों का गैप, टोटल कॉस्ट और टोटल कैश के बीच का जो डिफरेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन नॉन कैश टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये दोनों के बीच का गैप नॉन कैश टोटल कॉस्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर और एक चीज भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया मेरा ये देखो ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट,
और फिर कैश ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर होगा? कैश ब्रेक इवन पॉइंट ये यहाँ पर, ठीक है। ये देखो ये वाला हम लोग का टोटल ब्रेक इवन पॉइंट है, तो इसके नीचे ये कैश मतलब टोटल कॉस्ट का कैश पोर्शन और ये हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट जहां पर एक दूसरे को कट करेगा, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा ये जगह, ठीक है। ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा? कैश बीपी, ठीक है, ये हम लोग का कैश बीपी हो जाएगा। ये वाला हो गया कैश ब्रेक इवन चार्ट। ये भी हमें अगर पूछे तो हम लोग कर सकते हैं बस। और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन के लिए टोटल, अच्छा टोटल कंट्रीब्यूशन भी यहाँ से हम लोग दिखा सकते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये देखो ये सेल्स वाला कर्व है और ये फिक्स्ड कॉस्ट है। तो सेल्स माइनस मतलब कंट्रीब्यूशन हम लोग का कौन सा होना चाहिए? ये देखो वेरिएबल कॉस्ट मेरा क्या होगा? टोटल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बीच, मतलब अगर हम लोग यहाँ से हम एक दिखा देते हैं और एक ड्रॉ करके दिखा देते, एक कंट्रीब्यूशन कर्व भी होता है ये वाला कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट, ठीक है। यही वाला लास्ट है तो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। एक तो मेरा ये फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, ये मेरा हो गया टोटल सेल। अच्छा यहां से जाएगा मेरा, नहीं ये टोटल टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट और हाँ हाँ, मतलब वेरिएबल कॉस्ट मेरा कौन सा होगा? हाँ टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ये वाला पोर्शन मेरा क्या हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ये मैंने फिक्स्ड कॉस्ट बना दिया, ठीक है। अच्छा ये मेरा बीपी हो जाएगा, बीपी हो गया। अच्छा यहाँ पर हम लोग एक कंट्रीब्यूशन का भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला एक टोटल कंट्रीब्यूशन का, एक सेकेंड ये वाला, ये जो बीच का डेटा है यही वाला हम लोग का क्या हो जाएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन। क्योंकि ये माइनस करने से होगा ना, टोटल कॉस्ट से फिक्स्ड कॉस्ट लेस, मतलब ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये हम लोग का क्या हो जाएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन। अगर चाहे तो इस पे भी हम लोग इस तरीके से एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन। तो बेसिकली हमें 3-4 लाइन ही देखना है कि मेनली क्या होता है। ये वाला तो काफी आसान है, ये तो मैंने बनाया भी था शायद जब हम लोग ब्रेक इवन पढ़ रहे थे, और ये 2 लाइन हो गया। अच्छा अब इससे रिलेटेड देखो तुम लोग, मैंने यहाँ पर ना पीडीएफ में डाल दिया है ये जो ड्रॉ बना हुआ है, दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पर एक 5th नंबर वाला क्वेश्चन था जहां पर ड्रॉ करना था, मैंने इस ड्रॉ को यहाँ अटैच कर दिया, देख सकते हो कैसे करके बनाए। बनाने तो देगा नहीं एग्जाम में, फिर भी चेक करके देख सकते हैं। और एक 6th नंबर वाला पूरा ही ड्रॉ बेसिस पे है, ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है, देख सकते हो। और एक लास्ट क्वेश्चन था जो जिसमें एक ड्रॉ का बात था, जिसका मैंने यहाँ पर अटैच किया, ये देखो ये वाला कौन सा क्वेश्चन था? आई थिंक क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 14 या 15 का था। ये देखो ड्रॉ ए ब्रेक इवन चार्ट, ये देखो 13 का था, वो भी मैंने लास्ट में यहाँ पर अटैच कर दिया, ठीक है। तो आज जो सीखे उससे वहां पर तो पर्टिकुलर डेटा होगा, यहाँ तो बिना डेटा लेके मैंने किया है, तो तुम लोग खुद से ये ड्रॉ करके देख सकते हो। मतलब नेसेसरी नहीं है, समझने के लिए देख सकते हो, प्रैक्टिस के लिए कि कैसे करके बन रहा है। तो 3 ड्रॉ है यहाँ पर, तीनों ही मैंने आंसर अटैच कर दिया। 2 का तो मैंने क्वेश्चन के नीचे नीचे ही किया है, बस 13 नंबर वाला एकदम लास्ट में किया है। पीडीएफ हम फिर से सेंड कर देंगे, तो ये देख के तुम लोग वो लाइन खुद से खुद ड्रॉ कर सकते हो, नॉर्मल पेपर में पेंसिल वगैरह लेके, ठीक है, स्केल से कर सकते हो। ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग नया कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे।